विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज हम लोग हाई स्कूल हिंदी अंशाल से तीसरा को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड संख्या 801, पेपर कोड 801 डीसी, जो दो खंडों में है। पहला खंड आ है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक। सर्वप्रथम हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ करके खंडवा पे चलेंगे, जहां वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करना होगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखा जाता है। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आ कह रहा वंशीधर शुक्ल, बा कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सा कह रहा वैकुंठनाथ शुक्ल, दा कह रहा रामचरण शुक्ल। तो शुक्ल युग का नाम जो है नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से किया गया है, इसलिए विकल्प हमारा बी सही होगा, बा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? आ जैनेन्द्र, बा यशपाल, सा प्रेमचंद, दा जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, इसलिए विकल्प सही होगा सा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन नहीं है? आ जयशंकर प्रसाद, बा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सा हरिकृष्ण प्रेमी, दा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, ये तीनों शुक्ल युग के नाटककार हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ये जो है भारतेंद्र युग के नाटककार हैं, इस नाते आपका विकल्प से हो जाएगा दा, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? आ हरिवंश राय बच्चन, बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सा पांडे बेचन शर्मा उग्र, दा रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प आ सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं कि लेखक आत्मकथा के लेखक थे हरिवंश राय बच्चन, इसलिए विकल्प आ सही है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? यात्रा साहित्यकार आ जयशंकर प्रसाद, बा प्रेमचंद, सा राहुल सांकृत्यायन, दा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तो बहुत ही आसान है। राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इनका प्रसिद्ध है जो घूमने पर ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, विकल्प सा सही होगा। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? आ कह रहा है देव, बा कह रहा है घनानंद, सा कह रहा है भूषण और दा कह रहा है बिहारी। तो रीतकाल के जो वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं भूषण, विकल्प सा सही होगा। 7वां प्रश्न किया जा रहा है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? आ बिहारी, बा केशवदास, सा भूषण और दा मतीराम। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं, इसलिए विकल्प आपका सही होगा बा। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? आ कह रहा है जयशंकर प्रसाद, बा कह रहा है श्रीधर पाठक, सा कह रहा है सियाराम शरण गुप्त, दा कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, इसलिए विकल्प दा सही होगा। 9 में पूछ रहा है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? आ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बा महादेवी वर्मा, सा रामधारी सिंह दिनकर, दा सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसलिए विकल्प आ सही है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतवाद युग का कवि नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है, प्रगतवाद युग का कवि नहीं है। आ कह रहा नागार्जुन, बा कह रहा त्रिलोचन, सा कह रहा केदारनाथ और दा कह रहा भारतेंद्र हरिश्चंद्र।
तो इसमें से नहीं जो है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। विकल्प दा सही होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 11, हास्य रस का अस्थाई भाव है। आ कह रहा है शोक, बा कह रहा है हास्य, सा कह रहा है रत, दा कह रहा है उत्साह। तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य, इसलिए विकल्प बा सही है। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है मनहु मानो जन जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। आ कह रहा है उत्प्रेक्षा, बा कह रहा है रूपक, सा कह रहा है उपमा, दा कह रहा है यमक। तो जहाँ जन मन मानो ये सब शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए विकल्प आ सही है, उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमण आहा, व्योम सिंध सख देख तारक बुदबुद दे रहा। कह रहा है उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। आ कह रहा है रोला, बा कह रहा है दोहा, सा कह रहा है वर्वय, दा कह रहा है सोरठा। तो जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये इसमें जो छंद है वो है सोरठा, इसलिए इसका सही विकल्प होगा दा, विकल्प दा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बना शब्द नहीं है। आ कह रहा उपदेश, बा कह रहा ऊपर, सा कह रहा उपनाम, दा कह रहा उपमान। तो ध्यान दीजिए उप इसमें भी है, उप इसमें भी है, उप इसमें भी है, इसलिए विकल्प बा इसका जो है ये उपसर्ग से नहीं बना है, इसलिए विकल्प बा सही होगा। 15 में पूछ रहा है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय आ कह रहा है इक, बा कह रहा है दिन, सा कह रहा है निक, दा कह रहा है इनमें से सभी। तो प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगता है, दैनिक के अंत में लगा है इक, इसलिए विकल्प आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है। आ कह रहा है द्वंद, बा कह रहा है क्रमधारय, सा कह रहा है दिग और दा कह रहा है अव्ययी भाव। तो त्रिवेणी जो है इसमें दिग समास है, जिससे विकल्प सा सही होगा। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आ कह रहा है भागीरथी, बा कह रहा है कालिंदी, सा कह रहा है सुरसरता, दा कह रहा है देव नदी। तो ध्यान दीजिए भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरता भी है और देव नदी भी है। कालिंदी ये जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यही आपका विकल्प पास सही होगा, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 18 कह रहा है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आ कह रहा है इत धनाद, बा कह रहा है इत प्लस याद, सा कह रहा है इत धन आदि, दा कह रहा है इनमें से सभी। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा इत धन आदि, इसलिए विकल्प आ सही होगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है फल शब्द का तृतीया विभक्त बहुवचन है। फल शब्द का, तो आ कह रहा है फलम, बा कह रहा है फले, सा कह रहा है फलेन, दा कह रहा है फले। फल शब्द का जो तृतीया विभक्त का बहुवचन रूप होगा वो होगा फलय, विकल्प दा सही होगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हसत धातु रूप का बहुवचन एवं पुरुष है। आ कह रहा है द्विवचन मध्यम पुरुष, बा कह रहा है बहुवचन उत्तम पुरुष, सा कह रहा है एक वचन प्रथम पुरुष, दा कह रहा है द्विवचन प्रथम पुरुष। तो हसत धातु का रूप वचन एवं पुरुष ये सा सही होगा, एक वचन है हसत और ये प्रथम पुरुष है, विकल्प सा सही होगा। अब आ जाते हैं खंडवा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 देखा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश जो दिया गया वो है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें
उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आ जाते हैं सर्वप्रथम इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम है मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हो गया संदर्भ। प्रश्न संख्या 2 कर रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से? विश्वास पात्र मित्र से लेकर के एक औषध है, यहाँ तक ये रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। लेखक का कहना है कि जिसे विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो समझना चाहिए कि वह किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि वह एक औषध की तरह होता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? किससे और क्यों की है, इसको देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की है, क्योंकि जिस प्रकार वैद्य रोगी का उपचार करता है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र सुख दुख में सदैव साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। अथवा करके गद्यांश दिया गया है और अथवा में दिया गया है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय आंदोलित हो उठा, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न कर रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए सबसे पहले संदर्भ ध्यान देते हैं। संदर्भ होगा इसका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से आया हुआ? भारतीय संस्कृत, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए वाद से लेकर के देश का प्राण है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या: रेखांकित अंश में लेखक का विचार है कि संस्कृत और सामूहिक चेतना का भारत में उतना ही योगदान और महत्व है जितना कि शरीर में प्राण का होता है। अब जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, जिसमें पूछा जा रहा है जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा, क्योंकि वह शताब्दियों से इनसे ही प्रेरित रहा है। अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जहां कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक गद्यांश था प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न संख्या 2 में पद्यांश दिया गया है और पहला पद्यांश जो है वह है ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस इंद्री शिथिल भई केशव बिन जो देही बिन शीस आशा लगी रहत तन श्वासा जीवह कोट वरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब इससे संबंधित प्रश्न कर रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ देखते हैं हम लोग। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है।
जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। पद्मावत पाठ से लिया गया है, रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न संख्या 2 कर रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है हमारा ऊधव मन न भये 10-20, एक होतो तो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इसकी व्याख्या करनी है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। ये उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं जब वो उन्हें योग का संदेश देने आए हुए थे। अगला तीसरा जो प्रश्न कर रहा है वो पूछ रहा है, इंद्रिय शीतल भई केशव बिन ज्यो देही बिन शीश, उपर्युक्त पंक्त में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। कह रहा है इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उपर्युक्त पंक्त में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार से। फिर देखिए अथवा करके दूसरा पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश क्या है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ पर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है, विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। आइए इसको देखते हैं। तो इसका उत्तर है, विश्वत रेखा का वासी अत्यंत गर्मी को सहन करके अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना कम नहीं होती। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है, रेखांकित अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, देख लीजिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। रेखांकित अंशों में अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांश क्या दिया हुआ है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्याः घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टानाच शोभाम विलोक इमं बहु प्रशंसत। इसकी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करनी है। देखिए संदर्भ इसका देख लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं। हिंदी अनुवाद है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर इसमें अथवा करके कह रहा है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय
यान आचारान चा आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। देखिए, अब दोनों में से किसी एक का करना है, इसका भी देख लीजिए। संदर्भ और हिंदी अनुवाद। संदर्भ आइए देखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद इसका क्या होगा? हिंदी अनुवाद। मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सब हमारी संस्कृति है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी इससे पहले गद्यांश था, पद्यांश आ गया। पद्यांश है क्या? आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सा पंडिता। कह रहा है इसका संदर्भ सहित हम हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या देख लीजिए। उसके पैर नहीं किंतु दूर चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है, उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, इसे जो जानता है वही पंडित है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब इसमें अथवा करके पूछ रहा है मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधम हित्वा न सोचत कामम हित्वा अर्थवान भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसका कह रहा है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राण पाठ से अवतरित है। जीवन सूत्राण पाठ से आया हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद होगा मनुष्य को अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। मनुष्य का अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। अर्थात मनुष्य जब क्रोध को छोड़ देता है उसे उसका कोई शोक नहीं होता। कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। लालच को त्यागने के पश्चात मनुष्य सुखी होता है। इस तरह इसका हिंदी अनुवाद था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 जो कह रहा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो पठित खंडकाव्य होता है वो हर मंडल का अलग अलग होता है, इसलिए अभी एक साथ इसे पढ़ाया नहीं जा सकता, हल नहीं हो सकता। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने ज़िले को बता देंगे तो हम इसके लिए विशेष वीडियो बना करके और इस चैनल पर डाल दूंगा। आइए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 6 का और खा दो उसमें है। का में कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आ कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा कह रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय सेट नंबर 1 में पूछा गया था। तो जो मेरा पहला वीडियो है उस पहले वीडियो में इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय मैंने बहुत ही सटीक शब्दों में बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से बता दिया है कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। आपको रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप वहाँ से जाकर के इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय बड़ी आसानी से पा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। रही बात ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान मैं आपको फिर से यहाँ दिलाना चाह रहा हूँ। संक्षिप्त रूप में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। पूछा जा रहा है आचार्य राम शुक्ल का जीवन परिचय।
तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था, किस सन में हुआ था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, उसके बाद साहित्य में कहाँ से इन्होंने योगदान देना शुरू किया, और अंत में ये देखते हैं कि लेखक का देहावसान कब और किन कारणों से हो गया। तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1901 ईस्वी में इन्होंने मिसल स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण किया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। मिर्जापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्हें हिंदी साहित्य के अध्ययन को बल मिला। ध्यान दीजिएगा, इनके हिंदी साहित्य को जो बल मिला वो किसके संपर्क में आने के उपरांत बद्री नारायण चौधरी और केदारनाथ पाठक जी के संपर्क में आने के। सन 1909 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। श्वास का दौरा होने के कारण 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। 1941 ईस्वी में देहावसान हुआ। बस बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मैंने प्रस्तुत किया है, बड़ी आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आप कहीं पा सकते हैं। प्रश्न में एक प्रमुख रचना भी पूछा जा रहा है कि संबंधित लेखक का एक प्रमुख रचना दीजिए। तो प्रमुख रचना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। बाकी जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप मेरे पहले वीडियो से जो सेट नंबर 1 में है जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आ जाते हैं खंडखा पे। खंडखा में कह रहा है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला कह रहा महाकवि सूरदास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा श्याम नारायण पांडे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वैसे मैंने इसके पहले वीडियोज में महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जो है हल कर चुका हूं। आप पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय वैसे तो बहुत कम ही पूछा जाता है, फिर भी अगर ये बार बार सेट में आ रहा है तो अगले सेट में या जहां भी पूछा जाएगा इनका जीवन परिचय मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। अभी तो यहाँ फिलहाल महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में हम लोग देख लेते हैं और बिहारी लाल और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप हमारे पहले वीडियो में जा करके वहां से देख लीजिएगा। महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनकी जन्मांध होने के संबंध में मतभेद हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। मतलब विद्वानों का मानना है कि जन्म से ही अंधे नहीं थे बल्कि बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु
पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। मृत्यु पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के आसपास। और प्रश्न में संबंधित कवि का एक प्रमुख रचना पूछा जा रहा है। तो सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, कोई भी एक लिखा जा सकता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 पे पहुंचते हैं, जहां प्रश्न किया जा रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको ये कोई आसान सा जो है श्लोक, 2-4 श्लोक याद रखने चाहिए। चलिए मैं एक आसान सा श्लोक यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। वो श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतते। बहुत ही आसान श्लोक है, बड़े आसानी से याद हो सकता है और इस प्रश्न पत्र में आया नहीं इस शीट में। अब प्रश्न संख्या 8 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि संस्कृत दिदर्शा से संबंधित हैं और उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहाँ मरना मंगलकारी होता है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है पुरराजा केन सा युद्धम अकरोत्। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है ज्ञानम कुत्र संभवत्। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है अस्माकम संस्कृते का नियम। तो प्रश्न संख्या 1 जो कह रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवत्, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, इसका उत्तर होगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत्। वाराणसी में मरना, मृत्यु प्राप्त करना मंगलकारी होता है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है ज्ञानम कुत्र संभवत्, ज्ञान कहाँ संभव होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ज्ञानम सर्वत्र संभवत्, ज्ञान सभी जगह संभव होता है। इस तरह से इसमें से केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने थे, पहले और तीसरे का हो गया। अगर दूसरा और चौथा अगले सेट में पूछा जा रहा है तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा इसमें कह रहा है 150 से 200 शब्द होने चाहिए। पहला विषय दिया गया है विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तीसरा जल है तो कल है, चौथा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप, जो अक्सर बहुत सी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस निबंध की व्याख्या मैं कर दे रहा हूं। बाकी जो शेष विषय दिए गए हैं इन पर अगर अगले सेट में आता है तो इसकी व्याख्या भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। आइए देख लेते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। सबसे पहले निबंध की प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना देखते हैं। देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, आकाश के वक्षस्थल पर विहार करने वाला वायुयान, टेलीविजन और कोलकाता में व्यवसाय में बंधे मारवाड़ी नवयुवक को जयपुर स्थित उसकी प्रियतमा से प्रेम की 2 बातें कराने वाला टेलीफोन आदि विज्ञान के ही आधुनिक आविष्कार हैं। इस तरह से प्रस्तावना इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्यापकता को देखते हैं, विज्ञान की व्यापकता को देखते हैं। तो विज्ञान मतलब आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं और तो और विचार की कोई गत नहीं जहां विज्ञान ना हो। अर्थात विज्ञान बहुत ही व्यापक हो चुका है। आधुनिक युग जो है, आज का युग है, वो विज्ञान का युग है ही। अब इसके आगे हम देखते हैं विज्ञान के जो आविष्कार हुए हैं, आविष्कार उनके द्वारा जो किया गया विज्ञान के द्वारा, और उससे हमें लाभ क्या हो रहा है, इसको हम लोग बड़ी सहज भाषा में मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख लीजिए, विज्ञान के आविष्कार से हम वैसे परिचित हैं, उससे हमें जो लाभ मिल रहा है उससे भी परिचित हैं, इसलिए बहुत ही साधारण सा विषय है ये, फिर भी देख लिया जा रहा है। विज्ञान के प्रताप से आज दूर से दूर का स्थान भी समीप से समीपतर है।
रेल, मोटर, जलयान तथा हेलीकॉप्टर आदि साधनों द्वारा कोई भी स्थान दूर नहीं रह गया है। इस संसार की तो बात ही क्या है, आज का वैज्ञानिक चंद्रलोक की भी यात्रा कर आया है तथा मंगललोक पर जाने की तैयारी कर रहा है। देखें, लाभ इसका विभिन्न क्षेत्रों में देख लेते हैं। विज्ञान ने समय को भी अपने चंगुल से नहीं छोड़ा है। ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जो प्रकृति तथा मनुष्य के द्वारा एक लंबे समय में किए जाने वाले कार्यों को थोड़े समय में कर देती हैं। रेडियो, टेलीविजन, तार, बेतार का तार और टेलीप्रिंटर द्वारा पलक मारते ही संसार के एक छोर के समाचार दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। ये सब विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इंजेक्शन आदि के द्वारा एक नवीन कायाकल्प हो गया है। ये विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान से जो हमें लाभ हुआ, उसके आविष्कार से जो लाभ हुआ है वो थे। तो विज्ञान से जहाँ लाभ हुआ है वहीं हमें बहुत सी हानियां भी हुई हैं, बहुत सा नुकसान भी हुआ है और हो भी रहा है। तो ये थोड़ा सा दृष्टि हम उसके द्वारा हुए हानि पर डालते हैं। क्या हुआ है हानि? उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि विज्ञान के आविष्कार मानव के जीवन की गहराई से घुल मिलकर उसके हाथ पांव के समान ही उसके अभिन्न अंग बन गए हैं। आज विज्ञान ने असंख्य मशीनों को जन्म दिया है। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य जैसे रुई धुलना, कपड़ा सीना, कपड़ा धोना आदि के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। एक एक मशीन सैकड़ों और हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करती हैं, जिससे बेकारी की एक नई भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। इन मशीनों ने ग्रामीण उद्योग धंधों और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। मशीनों से बना माल देखने में अच्छा होता है और मूल्य में सस्ता पड़ता है। इसकी प्रतियोगिता में हाथ का बना माल भला कैसे टिक सकता है? ये सब उसके द्वारा आविष्कार के द्वारा हुए हानियों का विवरण है। आगे देखते हैं। विज्ञान ने प्रत्यक्ष रूप से प्राणी जगत को नष्ट करने के कुछ कम साधन उत्पन्न नहीं किए हैं, अर्थात बहुत से साधन उत्पन्न किए हैं। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं जो पलक मारते ही लाखों मनुष्यों को भस्म कर डालते हैं। इस प्रकार आज विज्ञान से मानव को ही नहीं, मानवता को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अंत में उपसंहार लिखना होता है। आइए इसको देख लेते हैं। जो आखिर इससे विज्ञान से हानि और लाभ क्या हुआ? अब विश्वास हुआ कि ये वैज्ञानिक आविष्कार मानव जाति के लिए अभिशाप अधिक है, वरदान कम। मतलब इससे लाभ कम हुआ और हानि ज्यादा। सत्य भी यही है कि जब से वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को सुविधा दी है और उसकी भोग की भूख को तीव्र किया है, तब से विश्व में शांति की समस्याएं पेचीदा होती जा रही हैं और उनका कोई समाधान दिखाई नहीं देता। इस तरह से सेट संख्या 3 का हल समाप्त होता है और आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो अधिक से अधिक पसंद आएगा और यदि हमारे इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होता है, आपकी तैयारी में इससे बढ़ोतरी हो रही है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों आज से शेयर करने के लिए कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।